आपको मेरा चैनल पसंद है तो प्लीज लाइक करें और नए वीडियो को सबसे पहले आप ही देखें, इसीलिए आर्ट्स क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को जरूर दबाएं। चलिए नमस्कार, आप सभी को आपके ही अपने YouTube चैनल आर्ट्स क्लास के ऊपर में स्वागत है। मैं भारती सर पटना बिहार से। आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th का जो ज्योग्राफी है उसके चैप्टर फर्स्ट को, जिस चैप्टर का नाम है भारत संसाधन एवं उपयोग। तो जो बिहार बोर्ड वाले जो बच्चे हैं उनके लिए जो ये चैप्टर है वो है भारत संसाधन एवं उपयोग। लेकिन बात कर ले सीबीएसई वाले बच्चों के लिए तो वहां पर भी सेम ही चीज पढ़ना है, लेकिन आपका चैप्टर का जो नाम है वो अलग है। वहां आप देखते हैं संसाधन एवं विकास। तो संसाधन और विकास यानी रिसोर्स एंड डेवलपमेंट की बातें आते हैं, लेकिन दोनों में ही आपका जो पढ़ना है वो सेम ही है। संसाधन क्या है? प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन, तृतीय पृथ्वी सम्मेलन, तीनों पृथ्वी सम्मेलन जो है वो बिहार बोर्ड के भी बच्चे पढ़ेंगे, जो बीटीबीसी वगैरह बुक रखते हैं वो तैयारी करते हैं वो, और जो सीबीएसई वाले जो बच्चे हैं वो भी अर्थ समिट पढ़ेंगे। तो सभी को ऊपर में देखेंगे। कुछ कुछ चीजों में हम आपको पहले सतर्क कर दे, यहाँ पे थोड़ा सा पहले जानकारी दे दे कि जो बिहार बोर्ड वाले बच्चे हैं और वो जो संसाधन का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कुछ फैक्ट्स ऐसे आते हैं ऑब्जेक्टिव में से कि उनका आंसर की अलग होता है और सीबीएसई वाले बच्चों के लिए आंसर की अलग होता है। जैसे आज के वीडियो क्लास में पढ़ाएंगे तो बीच में आपको बताएंगे कि जो बिहार बोर्ड वाले होंगे वो क्या याद रखेंगे और जो सीबीएसई वाले होंगे वो क्या याद रखेंगे। दोनों थोड़ा सा डिफरेंट है, तो दोनों पर चर्चा करते चलेंगे। तो यदि आप कोई भी बोर्ड से हो तो आपको घबराना नहीं है, चाहे आप यूपी बोर्ड है, हरियाणा बोर्ड है, या फिर आप सीबीएसई वाले बच्चे होंगे या बिहार बोर्ड वाले बच्चे होंगे, आपको कोई घबराने वाली जरूरत नहीं। तो चलिए आज हम बात करते हैं संसाधन के ऊपर में। तो पिछले वीडियो क्लास में आपको पढ़ा दिया गया कि संसाधन क्या होते हैं, और वहां पे समाप्यता के आधार पे यानी उपयोगिता के आधार पे यानी बात कर ले ऑन द बेसिस ऑफ एक्सहॉस्टिबिलिटी, वहां पर उसके आधार पर भी हम लोग देख लिए थे संसाधन के प्रकार। दो प्रकार देखे, एक रिन्यूएबल रिसोर्सेज और दूसरा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज यानी नवीकरणीय और अनवीकरणीय। आज हम लोग देखने वाले हैं आज के क्लास में, यह है स्वामित्व के आधार पे, इसको बोलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। ध्यान से सुनेंगे। तो ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप यानी स्वामित्व के आधार पे अगर संसाधन के प्रकार देखें तो सर 4 प्रकार होते हैं। बिहार बोर्ड वाले बच्चे होंगे या सीबीएसई वाले याद रखेंगे कि स्वामित्व के आधार पे भारत में संसाधनों को कितने प्रकार में बांटा गया है। तो 4 प्रकार में 4 टाइप्स में इसको क्लासिफाई किया गया है। अब सबसे पहले अगर हम बात कर ले तो वो है हमारा सर व्यक्तिगत संसाधन। व्यक्तिगत संसाधन की जब हम बात कर ले, एक एक संसाधनों को भी हम आपको समझाने वाले हैं। इसके अलावा पहले बता दें कि व्यक्तिगत संसाधन को अंग्रेजी में इंडिविजुअल रिसोर्सेज बोलते हैं। दूसरा है हमारा सामुदायिक संसाधन, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं कम्युनिटी रिसोर्सेज। तीसरा है सर राष्ट्रीय संसाधन, इसको अंग्रेजी में बोलेंगे नेशनल रिसोर्सेज। यह है अंतरराष्ट्रीय संसाधन, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं इंटरनेशनल रिसोर्सेज। तो आप हिंदी के साथ साथ अगर हिंदी मीडियम वाले बच्चे हो तो अंग्रेजी भी लिख लेंगे, अच्छा ही होगा। इन फ्यूचर्स आपको कुछ वर्ड हल्के होने लगेंगे। तो चलिए ध्यान रखेंगे। अब एक एक चीज के ऊपर में हम एक्सप्लेन थोड़ा सा कर दे, बिल्कुल आराम है। देखिए अगर व्यक्तिगत संसाधन की हम बात कर ले तो ये वैसा संसाधन होता है कि जिसपे किसी खास व्यक्ति का ही अधिकार होता है। ध्यान से सुनेंगे। तो अगर कोई भी ऐसी वस्तु जिसपे किसी खास व्यक्ति का ही अधिकार होता है तो उसको व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। खत्म। जैसे मान लेते हैं ये मार्कर है, इसको खरीद लिए हम, अब जब तो इस पे केवल मेरा ही अधिकार होने वाला है। अगर एग्जांपल की बात कर ले, जैसे आप फोन में हमको देख रहे होंगे या फिर आप लैपटॉप में देख रहे हैं, कहीं भी अगर वीडियो देख रहे होंगे तो आपके पास जो लैपटॉप होगा या आपके पास जो अगर फोन ही है तो उससे जो अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो सर वो आपका है, आप खरीद लिए तो उस पर केवल आप ही का अधिकार होगा, ठीक है ना। तो उस पर मेरा अधिकार नहीं होने वाला है। तो वैसे कोई भी संसाधन जिसपे किसी खास व्यक्ति का ही अधिकार होता है तो वैसे संसाधनों को ही कहते हैं व्यक्तिगत संसाधन। आप कुछ भी ले सकते हैं, चाहे वो आपका खेत भी हो सकता है, भूमि का कोई टुकड़ा आपका हो सकता है, या आपके यहाँ कुआं भी हो सकता है, आपका मकान हो सकता है, दुकान हो सकता है, साइकिल हो सकता है। आपका साइकिल है, बोलेंगे बाबू तनी दे दो तो तुम हमको दे भी सकते हो और न भी दे सकते हो। तो उस पर मालिकाना, स्वामित्व का मतलब क्या होता है? तो मालिकाना होता है, ध्यान रखेंगे। तो उस पर केवल मालिकाना एक आदमी का हो रहा है, आपका हो रहा है या हमारा ही हो रहा है, दूसरे का नहीं हो रहा है। तो वैसे
संसाधन को कहेंगे व्यक्तिगत संसाधन। इसमें आप कुछ भी एग्जांपल की बात कर ले तो मकान है, दुकान है, साइकिल है, भूमि है, कुआं है, तालाब भी किसी का अपना पर्सनल होता है, तो वो भी जो है कि इसके अंतर्गत आएंगे। चलिए दूसरे अगर हम बात कर ले संसाधन के तो इसको कहते हैं सामुदायिक संसाधन। केवल ध्यान से सुनते चलेंगे, उसके बाद आपको नोट्स दे दिए जाएंगे। जब आप हमारे व्हाट्सएप पे आएंगे और 31 रुपया मात्र पेमेंट करेंगे तो पूरा आपको कंप्लीट ज्योग्राफी का जो है वो आपको नोट्स दे दिए जाएंगे। वहां से आप फेयर कॉपी में आराम से आप लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो अब सामुदायिक संसाधन की बात कर ली यानी कम्युनिटी रिसोर्सेज। तो इसमें वे संसाधन आते हैं कि जिस पर अब एक आदमी का अधिकार न हो करके और एक पूरे समाज या फिर पूरे एक समुदाय का अधिकार होता है। समझ रहे बात ना। जैसे मान लेते हैं कि किसी के गांव में ट्रांसफार्मर आता है और गांव के सभी लोग जो है कि चंदा दे करके पैसे तहसील करके और गांव में ट्रांसफार्मर लगाते हैं। अब उस ट्रांसफार्मर पे कोई खास आदमी का अधिकार नहीं होगा और उस ट्रांसफार्मर से जिसके यहां बिजली जो जा रहा है ना तो सब लोग बल्ब जलाएंगे ही, तो ये पूरे समाज का अधिकार उस ट्रांसफार्मर पर हो गया। तो ऐसे संसाधन को कहेंगे सामुदायिक संसाधन। बहुत सारी चीज हो सकते हैं, केवल ऐसा नहीं है कि समाज के सभी लोग पैसे लगाएंगे तब। जैसे मान लेते हैं अब सरकार भी पंचायत भवन बना दिया और पंचायत भवन बना दिए जब, तो उस पर कोई एक आदमी नहीं देखे होंगे कि गांव में पंचायत भवन होते हैं और कई लोग गर्मी में जा करके एकदम शर्ट उठ खोल करके या गंजी उंजी पर पूरा एकदम पाका पर एकदम लोंघड़ा रहता है। तो अगर आदमी नहीं है कि भाई पंचायत भवन है तो कोई एक आदमी आकर के यहाँ लोंघड़ेगा। जितना आदमी आए अगल बगल लोंघड़ा है, कोई 1 घंटा बाद जाएगा, कोई 2 घंटा बाद आके लोंघड़ेगा, कोई दिन भर पी करके पंचायत भवन पर मार के नींद मार ले है। समझ रहे बात ना। तो ऐसा कोई भी संसाधन जिसपे एक आदमी का अधिकार ना हो करके, एक आदमी का मालिकाना यानी स्वामित्व ना हो करके यानी ऑनरशिप ना हो करके एक से अधिक या फिर समूह का या समाज का या कोई समुदाय का अधिकार होता है, ऐसे संसाधनों को ही कहते हैं सर सामुदायिक संसाधन। बताइए मस्जिद में कोई एक आदमी नमाज पढ़ने जाता है क्या? नहीं। मस्जिद में कोई भी आदमी नमाज पढ़ने जा सकता है, माने वो जैसे मुसलमान वगैरह हो, नमाज पढ़े आएगा तब तो। अब हिंदू है, राम राम कहेगा तो काला मंदिर में तुम जाओगे। समझ बात ना। उसी तरह से हम बात कर रहे हैं कि नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में एक आदमी नहीं कई आदमी जा सकते हैं। प्रार्थना करने के लिए या फिर गॉड को, भगवान को चढ़ावा चढ़ाना हो या उनकी पाठ करना हो, पूजा करना हो, तो मंदिर में कोई आदमी। अब सोचिए कि आपके गांव का मंदिर होगा, रोड के अगर किनारे होगा, वहां से अगर हम ही भी जा रहे हैं तो हम भी ऐसे श्रद्धा कर सकते हैं, गोर लग सकते हैं, कुछ मांग सकते हैं। आप रोक दीजिएगा का? नहीं रोक सकते हैं। समझ बात ना। तो ये ध्यान रखेंगे, अगर कोई भी संसाधन पे एक आदमी का अधिकार केवल ना हो करके एक समूह का अधिकार हो रहा है, एक समाज का अधिकार हो रहा है, यानी बहुत सारे लोगों का अधिकार हो रहा है, वैसे संसाधन को सामुदायिक संसाधन कहते हैं। बताइए पार्क इसके अंतर्गत आएगा कि नहीं आएगा? पार्क बने ही है, किसी खास आदमी के लिए तो होता नहीं। पार्क है जो कि आपका सामुदायिक संसाधन है। बताइए रेलवे स्टेशन एक आदमी के लिए बना है क्या? नहीं। तो उस पर कोई भी आदमी टिकट कटा सकता है लीगली रूप से और प्लेटफॉर्म पे वो इंतजार कर सकता है। अगर ट्रेन का टिकट कटा है तो वहां बैठ सकता है। और कौन तो क्षेत्रीय में विदाउट टिकट मार रहा है वो तो अलग बात है। समझ रहे बात ना। तो कोई भी आदमी उसका भुगतान कर करके और उसका लाभ उठा सकता है। इसमें थोड़ी सी बात ध्यान रखेंगे, व्यक्तिगत संसाधन में अभी हम लोग यहाँ पे लिंक करेंगे। ये दोनों आपको समझ में आ गया होगा कि अगर कोई भी संसाधन दुनिया में, भारत में कोई भी संसाधन किसी भी देश के अंतर्गत अगर वो संसाधन का एक ही कोई मालिक होता है तो उसको व्यक्तिगत संसाधन के दायरा में रखेंगे। लेकिन अगर जिस संसाधन का मालिक कोई एक ना होकर करके पूरे समूह या समाज होता है उसको कहते हैं सर सामुदायिक संसाधन। अब बात आता है राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय। हम तो कहते हैं कि नेशनल और इंटरनेशनल को अलग करना चाहिए था और ये दोनों को अलग। अब क्यों भाई ऐसा हम क्यों मान रहे हैं? क्योंकि देखिए जो नेशनल रिसोर्सेज है, राष्ट्रीय संसाधन है, उसमें थोड़ी सी बात समझेंगे। कहते हैं कि कानूनी तौर पे देश के अंदर जितने भी उपलब्ध संसाधन है उन सभी संसाधनों को ही राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। यानी देश के अंदर वो व्यक्तिगत भी हो सकता है, सामुदायिक भी हो सकता है, दोनों संसाधन एक तरह से याद रखेंगे राष्ट्रीय संसाधन है। अगर मान लेते हैं कि हमारा देश है, हमारे कंट्री है और ये बाउंड्री लाइन है जी और नीचे कोस्टल एरिया का ही ये लाइन है, तो इसके अंदर जितने भी संसाधन होते हैं तो वो हो सकता है कि कोई ऐसा संसाधन होगा कि जिसपे गवर्नमेंट का अधिकार होगा, कोई ऐसे संसाधन होगा जिसपे एक निजी व्यक्ति का अधिकार है। तो कानूनी तौर पे लीगली अगर हम बात कर ले तो ये कंट्री के अंदर में अपना जो बाउंड्री लाइन है ना, सीमा रेखा है ना, उसके अंदर जितने भी संसाधन उपलब्ध है वो सभी संसाधन कौन सी संसाधन कहलाएंगे? तो वो नेशनल रिसोर्सेज यानी राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। ये ध्यान रखेंगे। अब यहां पे बात कर ले तो ये भी बात स्पष्ट कर दिया जाता है राष्ट्रीय संसाधन में कि अगर कोई व्यक्तिगत
संसाधन है, जैसे आपके गांव में आपका खेत पड़ता होगा या तो आपका गांव में मकान है और सरकार एक शहरीकरण का बोर्ड लगा दिया कि आबादी बढ़ गया है, अब इसको शहरीकरण करेंगे, पूरा नगर में लेंगे, तब वहां पर क्या करेंगे, सरकार निर्माण कार्य कुछ करेंगे ताकि शहर टाइप का लगे और वहां बोर्ड लगा करके पूरा रोड वोड बनना शुरू हो गया। तब पता चला कि आपका खेत था वो आपके अंडर में आता था, उसके बदले में आपका खेत है भाई, उसके लिए आप लगान भी सरकार को जमा कराते हैं, ठीक है। लेकिन अगर सरकार चाहेगा तो उसको, यानी भले ही वो व्यक्तिगत है तो चाहे सामुदायिक है, इसको अगर उस एरिया का डेवलपमेंट करने को लेकर करके और विकास करने को लेकर के सरकार ऐसे संसाधनों को ही अपने अंडर में ले सकती है। ध्यान रखेंगे बात को। तो खेत भले ही आपका था तो वो क्या कहलाया, व्यक्तिगत संसाधन। अब सरकार जो है कि वहां से रोड गुजार रहा है तो आपके खेत को सरकार ले सकती है, आप कुछ नहीं कर सकते हैं। क्योंकि लीगली रूप से अगर बात करें कानूनी तौर से, तो देश के अंदर उपलब्ध सभी संसाधन क्या कहलाते हैं, तो राष्ट्रीय संसाधन। अब यहां तक थोड़ी सी बात आपको समझना होगा। ये हमारा सर कोस्टल एरिया है, यानी समुद्र के किनारे वाले रेखा, ये जो है आपको इसको तटीय इलाका कहते हैं। तो ये हमारी लंबी तट रेखा है पूरी एकदम 6100 किलोमीटर, इधर टापू को छोड़ देंगे तो। अब यहां समुद्र से इधर जाएंगे तो आपको मालूम है अरब सागर, समुद्र से इधर आएंगे तो मालूम है बंगाल की खाड़ी, और नीचे में जाएंगे तो हिंद महासागर, यानी इंडियन ओशियन। इधर बात कर ले तो अरेबियन सी और इधर बात कर ले तो वे ऑफ बंगाल यानी बंगाल। चलिए अब ध्यान से सुनेंगे। कहते हैं कि समुद्र वाला जो भाग देख रहे हैं ना, यहां से आपका ये याद रखेंगे, ये यहां से अब बिहार बोर्ड सीबीएसई, यहां दोनों बात ध्यान रखेंगे। जो बच्चे बिहार बोर्ड के होंगे तो ये याद रखेंगे जी कि 19.2 किलोमीटर, ये ध्यान रखेंगे, ये 19.2 किलोमीटर जो है ये आर्थिक अपवर्जक क्षेत्र कहलाते हैं। लेकिन जो सीबीएसई वाले जो बच्चे होंगे ये ध्यान से सुनेंगे, वो याद रखेंगे कि एनम में तो 12.2 NM कर करके, यानी न्यूट्रिकल मील जो होता है वो ध्यान रखेंगे 12.2 आपका यहां सही हो जाएगा। तो इसको जब हम किलोमीटर में बदलेंगे तो लगभग जो है कि ये NM है तो ये लगभग आपका बुक्स में भी मिल जाएगा, वहां पे हम लोग देखेंगे कि 22 समथिंग जो है वो किलोमीटर हो जाएंगे। तो ये सीबीएसई में, जबकि बिहार बोर्ड वाले अगर होंगे तो वो केवल याद रखेंगे 19.2 किलोमीटर तक का क्षेत्र कहलाता है, अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है, ठीक है। चलिए, लेकिन अभी हम नेशनल रिसोर्सेज और इंटरनेशनल की बात कर ले, दोनों एक ही साथ। तो देखिए, ये मान लेते हैं कि इधर भी कोई कंट्री है और यहां पे खुले महासागर में एक ऐसा संसाधन है, जैसे खनिज हो सकता है, पेट्रोलियम हो सकता है, या फिर कोई भी हीरे ज्वारात मिल जाए। यहां पे कोई भी खुले महासागर में कोई संसाधन है, अब बात को समझेंगे। लेकिन ये संसाधन जो है कि इस समुद्र के तट रेखा से 200 किलोमीटर से अधिक दूरी पर है, तब ऐसे संसाधन को ही कहते हैं अंतरराष्ट्रीय संसाधन। यानी किसी भी देश के सीमा से खुले सागर या महासागरों में 200 किलोमीटर से उससे अधिक दूरी पर पाए गए जो संसाधन होते हैं उसी को कहते हैं सर अंतरराष्ट्रीय संसाधन, यानी इंटरनेशनल रिसोर्सेज, ठीक है। चलिए अब ध्यान से सुनेंगे। लेकिन अगर ये 200 किलोमीटर से अंदर होता भारत के दायरा में तो ये भारत का ही संसाधन होता। जैसे आज अगर आप बात कर लो तो सर ये महाराष्ट्र है और महाराष्ट्र के एकदम तटीय इलाका में मुंबई है और यहां से 176 किलोमीटर के दूर अरब सागर में पेट्रोलियम का भंडार है। यहां पे मंच बना करके पेट्रोलियम का उत्पादन किया जाता है। लेकिन ये देखेंगे तो ये 176 किलोमीटर की ही दूरी है, तो ये बताओ 200 के अंदर में आते हैं तो ये संसाधन पे किसी दूसरे देश का अधिकार नहीं है, ये भारत का ही आ जाएगा। मुंबई हाई का जो इलाका है जहां पेट्रोलियम के उत्पादन होते हैं वो मुंबई के तटरेखा से खुले महासागर में, अरब सागर में 176 किलोमीटर की दूरी पर है। लेकिन ये किसके आ जाएंगे तो भारत के। यानी मोटा मोटी बात कर ले तो 200 किलोमीटर तक का जो तटरेखा से दूरी होगा वो राष्ट्रीय संसाधन के ही दायरा में आएंगे और प्लस में देश के अंदर में जो उपलब्ध संसाधन है वो राष्ट्रीय संसाधन कहलाएंगे। इसके अलावा अगर बात कर ले तो अंतरराष्ट्रीय संसाधन किसको कहेंगे तो खुले महासागरों में 200 किलोमीटर से जब हम अधिक दूरी पर जाएंगे जहां पे लगभग हर देश अपना फीता नाप ले और पता चला कि ना हमरा से 200 किलोमीटर से ज्यादा है तो वो अंतरराष्ट्रीय संसाधन कहलाएगा। और ऐसे संसाधनों का प्रयोग जो है अल्प विकसित पिछड़ा जो देश है उन सब के लिए ज्यादातर किया जाता है, ठीक है। तो अंतरराष्ट्रीय संस्था इसको निकालती है और इंटरनेशनल रूप में यानी वैश्विक रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। चलिए ध्यान रखेंगे। अब आते हैं
उत्पत्ति के आधार पे इसको कहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन। ऑरिजिन का मतलब होता है उत्पत्ति। तो उत्पत्ति के अगर आधार पे हम पूरे रिसोर्सेज को अगर बांट दें तो दो तरह के रिसोर्स हो सकते हैं, या तो बायोटिक होंगे या तो अबायोटिक। जितने भी है, चाहे कोयला हो, चाहे पेट्रोलियम हो, पत्थर हो, किताब हो, ईंटा हो, चाहे चट्टान हो, कोई भी अगर हम लोग देखें पूरे संसाधनों को अगर उत्पत्ति के आधार पे बांटे यानी ओरिजिन के आधार पे, तो दो तरह के हो सकते हैं, या तो बायोटिक रिसोर्सेज होंगे या तो अबायोटिक रिसोर्सेज। यानी एक बायोटिक को कहते हैं जैव संसाधन, अबायोटिक को कहते हैं अजैव संसाधन। मतलब शॉर्टली अगर हम बातें कर ले तो आप इतना समझेंगे जिसमें थोड़ा सा जान हो या फिर सजीव टाइप का उसका में गुण लक्षण मौजूद है तो वे एक तरह से जैव संसाधन कहलाएंगे। या फिर याद रखेंगे जैव मंडल से या कोई जीवाश्म से अगर किसी संसाधन का निर्माण हुआ है तो वो भी जैव संसाधन के ही दायरा में आएगा। जैसे अगर मनुष्य की बात कर ले, मनुष्य में जान होता है बिल्कुल। पेड़ पौधों की बात कर ले, उसमें भी सजीव का गुण लक्षण मिल रहा है, तो वो भी किस में आ जाएगा, तो जैव संसाधन में आ जाएगा। लेकिन आपको बोलना है कि कोयला और पेट्रोलियम, अभी पहले इसको सुन लेंगे। अजैव संसाधन क्या होता है, तो जिसमें निर्जीव वस्तुएं के समूह है। जैसे मान लेते हैं भाई कि ये ना तो बढ़े ना तो घटे, निर्जीव टाइप का। जैसे आप कोई चट्टान को ले सकते हैं, इसके अलावे में कोई धातु को ले सकते हैं, मेटल, ये सब क्या है, तो अजैव संसाधन है। अब कोई भी धातु, जैसे मान लेते हैं सोना है, चांदी है, तो इसमें सजीव का गुण लक्षण नहीं होता है, निर्जीव वस्तु का समूह है। ऐसा थोड़ी ना है कि अगर हम पाव भर सोना लेके रख देंगे अब 5 साल के बाद वो 1 किलो सोना हो जाएगा, ऐसा कभी होता है, नहीं होता है। तो अगर हमें कोई सजीव का गुण लक्षण यानी जो लिविंग थिंग्स होते हैं उस टाइप के जो है कोई भी गुण लक्षण मौजूद नहीं होते। अब हम बाली बना लेंगे कान में के एकदम बड़ा सा, और पता चला कि पहनते 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 सोना और बढ़ गया, सजीव के भाई गुण लक्षण है, आ काने फाड़ दिया। ऐसा कभी होता है जी, नहीं होता है। समझ बात ना, तो ये ध्यान रखेंगे। तो ये निर्जीव वस्तुएं के अगर समूह की बात कर ले तो उसी को कहते हैं अजैव संसाधन। अब आपको अब बताना है, ध्यान से सुनिएगा बात को, कि कोयला और पेट्रोलियम की बात कर ले तो किस में आ जाएगा, इसमें आएगा किस में। ये तो जा रहे हैं ना कि मछली है, पेड़ पौधे है, मनुष्य है, ये सब जैव है। बाकी चट्टान है, मिट्टियां है, ये सब आपका धातु है, ये सब अजैव है। लेकिन आपको बताना है कि कोयला और पेट्रोलियम जैव संसाधन होंगे कि अजैव संसाधन। तो जानकारी के लिए बता दे, शायद अगर भूल जाएंगे आप कमेंट करिएंगे नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। बता दें जानकारी के लिए कि जैव मंडल में उपलब्ध जितने भी संसाधन होते हैं या जीवाश्मों से जिस संसाधन का उत्पादन होता है या माने जीवाश्म से जिस संसाधन का निर्माण होता है वैसे संसाधन को कहते हैं जैव संसाधन। ठीक है, तो कोयला होता है जो पेड़ पौधे के सड़ गल जाने से जो है उसके अपघटन की क्रिया के दौरान लाखों वर्षों के बाद उसी से उसका निर्माण होता है। तो कोयला एक तरह से याद रखेंगे जैव संसाधन का ही उदाहरण माना जाएगा। पेट्रोलियम वगैरह यही सब जीव जंतुओं के अवशेष जो होते हैं वो दब जाते हैं और उनसे लाखों वर्षों के बाद, करोड़ों वर्षों के बाद पेट्रोलियम का जो है कि निर्माण देखने के लिए मिलता है। तो ये पेट्रोलियम है, कोयला है, मनुष्य है, मछलियां हैं, पेड़ पौधे हैं, सब जैव संसाधन हो जाएंगे। इसके अलावे में जो चट्टान धातु है ये अजैव संसाधन हो जाएंगे। इसमें जान नहीं होते, निर्जीव वस्तु का समूह होता है। तो चलिए अगले पार्ट्स में हम आएंगे और फिर उसके बाद आपको प्रथम पृथ्वी सम्मेलन अगले पार्ट्स में पूरी बढ़िया से जानकारी देके खत्म करेंगे। अगर लाभ मिल रहा होगा आपको हमारी वीडियो से तो जरूर लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर्स में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, अल्लाह हाफिज।